मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज से हम हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए कुछ चुने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए। इन श्रृंखलाओं में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं या फिर परीक्षाओं में आने की उनकी संभावना पूरी की पूरी है। ये प्रश्न अभ्यास यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, वर्ग 3 या फिर कोई भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज आपके लिए प्रश्नों की ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको मिलेंगे बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देर किए हुए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों में जो आपका सबसे पहला प्रश्न है वो विलोम शब्द के लिए है। विलोम शब्द हर परीक्षा में एक न एक विलोम शब्द पूछ लिया जाता है और इसमें आपसे जो विलोम शब्द पूछा गया है वो विलोम शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा एक गरिमा का विलोम शब्द है। यहाँ पर गरिमा का विलोम शब्द पूछा गया है। और मित्रों, अगर आपने कंपटीशन की एक दो परीक्षाएं दी होंगी तो उसमें ये विलोम शब्द ज़रूर मिला होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द है, इसलिए हमने इसको अपनी श्रृंखला में रखा है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला एक विलोम शब्द है और इसके लिए जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप हमारे आंसर बताने से पहले एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। हर एक प्रश्न का हमारी आंसर बताने से पहले एक ऑप्शन चुन लीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इस प्रकार अपने एक्यूरेसी को बढ़ाते रहिएगा और आपको इन प्रश्नों से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो गरिमा का जो विलोम शब्द पहला दिया गया है अरुणिमा, क्या अरुणिमा है या फिर कालिमा है या फिर लालिमा है या फिर लघिमा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है और इस प्रश्न को सही करना है। संभवतः आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा, एक सही ऑप्शन चुन लिया होगा। तो आइए हम सही ऑप्शन पर टिक करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो गरिमा का जो विलोम शब्द होता है वो सही में लघिमा होता है। जी हाँ, लघिमा होता है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होता है। तो इस पहले प्रश्न के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मेधावी शब्द का पर्यायवाची है। मेधावी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है। तो मेधावी शब्द का पर्यायवाची आपको ढूंढना है और ऑप्शन में दिया गया है। एक ऑप्शन है आपका विद्वान, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली, तीसरा ऑप्शन है विचारशील और चौथा ऑप्शन है निष्ठावान। आप एक ऑप्शन चुनिए जो आपको सही लगे और बाद में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए चर्चा करते हैं इन चारों ऑप्शन पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेधावी उसी बालक को कहा जाता है, उसी बच्चे को कहा जाता है जो जिसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा हो, जो बहुत तेज हो और बहुत तीव्र बुद्धि रखने वाला हो। और जिसके अंदर प्रतिभा हो उसको कहा जाता है विचारशील नहीं, निष्ठावान नहीं, विद्वान नहीं। तो फिर एक ऑप्शन आपका बच रहा है और वो ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन सी हो गया। आइए देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपसे जो एक सवाल पूछा गया है
उसमें पूछा गया जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। जी हाँ, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द है। यहाँ कई शब्दों के लिए या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि जब भी कई शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया हो तो एक शब्द आप चुनना, एक के अलावा दो शब्द नहीं चुनना है। ऐसा शब्द चुनना है जिसमें केवल एक शब्द हो, उसी को आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है अनभिज्ञ, अज्ञेय, अज्ञ और अनावगत। ये चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें से एक ऑप्शन आप चुन लीजिएगा जो आपको सही लगे। और आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, आप सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में हमको कोई ज्ञान ना हो, कोई जानकारी ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अनभिज्ञ हो सकता है, अज्ञेय हो सकता है, अनावगत हो सकता है, अज्ञ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि डी को ज़रा सा हम लोग देखते हैं कि डी में एक शब्द दिया गया है अनावगत। और अनावगत में दो शब्द है। एक शब्द है आपका अन, और जो दूसरा शब्द है वो है आपका अवगत। अवगत, यहाँ दोनों शब्द का हम लोग थोड़ा सा मतलब समझेंगे तो अपने आप इसका अर्थ पता चल जाएगा। अन मीन्स होता है, अन एक उपसर्ग है हिंदी का, और अन का मतलब होता है नहीं। ये नकारात्मकता का अर्थ ला देता है जिस भी शब्द में जुड़ता है। और अवगत माने जिससे आप परिचित हों, जिसको आपकी जानकारी हो, जिसका आपको ज्ञान हो। तो अवगत में जिसका आपको ज्ञान हो, अन मीन्स नहीं, अर्थात जिससे आप अवगत ना हो, जिसका आपको ज्ञान ना हो, अर्थात अनवगत ही सही ऑप्शन होगा। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसके लिए आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, अनवगत। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। और आइए अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ उसके बगल में जो ये घंटे का निशान बना हुआ है, घंटे का ये जो निशान बना हुआ है इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इतना करने के बाद आइए फिर पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक शब्द है और वो शब्द है कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन में पूछा गया है कौन सा समास है। कृष्णार्जुन शब्द में समास पूछा गया है। कृष्णार्जुन में दीर्घ संधि है, यहाँ पर बड़ा आ है, संधि में आपको बताया गया है। तो दीर्घ संधि के तहत दो शब्दों को जोड़ा गया है जिसमें कि एक शब्द है कृष्ण और दूसरा शब्द है आपका जो वो है अर्जुन। इन दो शब्दों को जोड़ा गया है। और देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ही शब्द अपने आप में प्रधान हैं। कृष्ण की भी उतना महत्व है और अर्जुन का भी उतना ही महत्व है। और जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों का बराबर महत्व हो, तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। जी हाँ, वहाँ होता है द्वंद्व समास। इसलिए इस प्रकार कृष्णार्जुन शब्द में जो समास होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है 5वां, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण हैं। और जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों में लिखा गया है रहिए लटपट काट दिन वरु घामे में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। और फिर कहा गया है जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयार टूट तब जर से जय है। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए। और लास्ट लाइन है पाता हो झर जाए तऊ छाया में रहिए। तो ये 6 लाइनों का एक छंद दिया गया है और पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है, अर्थात आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा छंद है, ये कौन सा छंद लिखा गया है। तो जब भी हमको किसी छंद में 6 लाइन मिले तो पहली बात तो तय हो जाती है कि वो एक छंद नहीं होगा, क्योंकि एक छंद अधिक से अधिक 4 लाइन का हो सकता है, 6 लाइन का कभी नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है उसमें 2 छंद आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, अर्थात ये जो छंद है ये हमारा एक संयुक्त छंद है। जी हाँ, ये हमारा संयुक्त छंद है। अब संयुक्त छंद वैसे भी आपको याद होगा, जो भी फेमस संयुक्त छंद है वो 2 ही 3 छंद हैं हिंदी में। अगर आपने हमारे छंद के वीडियो को पढ़ा होगा तो आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन संयुक्त छंद में ये जो भी छंद है इतना आसान छंद है कि अभी हम आपको जो बताने वाले हैं उससे आप एक झलक देखने के बाद तुरंत जान जाएंगे कि ये छंद है या फिर नहीं है। तो इसको पहचानने का पहला तरीका, आप देख रहे होंगे जो शब्द शुरू में है, जैसे रहिए शब्द, वही शब्द आपका लास्ट में है। देखिए सबसे पहले रहिए और सबसे लास्ट में रहिए। शुरू में जो शब्द है वही शब्द अंतिम में है। पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान, जो 2 लाइनें होती हैं, वास्तव में 2 ही की लाइन होती है, जो 2 लाइनें होती हैं उसका जो अंतिम चरण होता है, अंतिम पार्ट होता है, जैसे जो तरु पत्रो हो, जो अंतिम पार्ट है यही दोहरा के यहाँ भी लिखा गया है जो तरु पत्रो होए। ये 2 विशेषता आपको केवल ध्यान में रखनी है। ऐसा कोई छंद हमको मिले जिसमें जो पहले शब्द हो वही अंतिम शब्द हो, और दूसरी लाइन का अंतिम चरण तीसरी लाइन का पहला चरण हो, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कुछ हो, तो फिर वो हमारा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा छंद होता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जो शब्द शुरू में वही लास्ट में, और जो दूसरी लाइन का अंतिम चरण हो वही तीसरी लाइन का पहला चरण हो। ये 2 पहचान आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों पहचानों को अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं और बड़े ही आराम से आप जान लेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। बस 2 ही पहचान आपको याद रखनी है, जो शब्द शुरू में है वही शब्द लास्ट में है, और जो दूसरी लाइन का अंतिम चरण है वही हमारी तीसरी लाइन का पहला चरण है। अगर ऐसा हो तो वो एक ही छंद होता है, और वो छंद है आपका कुंडलियाँ। वो छंद है आपका कुंडलियाँ। ये छंद बहुत ही पूछा जाता है, और इस छंद को लिखने वाले एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है गिरधर कबीराय। और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर अंतिम लाइन के पहले यानी 5वीं लाइन में उनका नाम भी आ जाता है। उनकी प्रत्येक कुंडलियाँ छंद में उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे भी आप सिंपल बहुत ही साधारण तौर पर पहचान सकते हैं कि गिरधर कबीराय का नाम 5वीं लाइन में आ गया तो वो आपका कुंडलियाँ छंद ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत ढेर सारी पहचानें हमको मिल गई जिससे हम पहचान सकते हैं कौन सा छंद है। अब आइए देखते हैं अपने ऑप्शन को, ये ऑप्शन में कुंडलियाँ है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है बरवे, बरवे के बाद दिया गया है छप्पे, छप्पे के बाद कुंडलियाँ और रोला। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कुंडलियाँ। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। और अब आइए देखते हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो है प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, आने की भी पूरी संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके लिए दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला। ये सभी आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी कवि या कवित्री छायावाद की कवि हैं। और छायावाद की कवियों में से पूछा गया है कौन सा ऐसा कवि जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसमें से आप एक ऑप्शन जरूर चुन लीजिए कि क्या प्रकृति के सुकुमार कवि जयशंकर प्रसाद हैं, क्या सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर क्या महादेवी वर्मा हैं, या फिर क्या निराला जी हैं। इसमें से आप एक ऑप्शन जरूर चुनिए और हम बताने जा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे एक ट्रिक, एक आइडिया, एक सोच बना सकते हैं कि प्रकृति यानी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे यानी पत्तियाँ। पेड़ पौधे यानी पत्तियाँ, पत्ती होती है पेड़ पौधे में ज़रूर, वही हरियाली का प्रतीक होती है। तो पत्ती यानी पंत। इस प्रकार जब सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि पूछा है तो आप पंत को याद रखिएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं वो हमारे पंत जी हैं। तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वें क्वेश्चन में आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का। और उसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि ला का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ ला का उच्चारण स्थान पूछा गया है। उच्चारण स्थान का जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। उसे यदि आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हवाई, एकदम बहुत ही आसान लगेंगे। आप कहेंगे कि ये सो क्वेश्चन बहुत आसान है और टफ क्वेश्चन दीजिए, तो ज़रूर उन वीडियो को देख लीजिएगा। और अब आइए देखते हैं ला का उच्चारण स्थान क्या है। तो मित्रों, उच्चारण स्थान के लिए हमने बताया था अगर आपको भूल जाए, कुछ भी ना याद हो, तो बाय प्रैक्टिकल आप तुरंत वहीं प्रैक्टिकल करके बोल करके जान सकते हैं। तो ला को जब हम बोलते हैं ध्यान दीजिए आपकी जीभ कहाँ जाती है, क्या स्पर्श करती है। और संस्कृत का अगर वीडियो आपने पढ़ा होगा तो आपके ज़बान पे आ गया होगा लसाराम दंताः, और नहीं पढ़ा है तो हिंदी में भी आपको हमने बताया है प्रत्येक वर्णों का, पूरी वर्णमाला के प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही वीडियो में। तो ला को जब हम बोलते हैं तो ला बोलते समय हमारी जीवा जो है वो दंत को स्पर्श करती है। दंत को स्पर्श करने के नाते ही ला का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है। जी हाँ, ला का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। इसलिए आपका ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 7वें का ऑप्शन डी सही हो गया। और अब आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ऐसा 8वां क्वेश्चन भी आपका संधि से है और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपसे पूछ लिया गया है। पूछा गया है कि उज्ज्वल शब्द में संधि है, कौन सी संधि है। क्या स्वर संधि है, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग है, या फिर स्वर और व्यंजन दोनों हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो उज्ज्वल शब्द में हम देख रहे हैं यहाँ 2 जा है, और संधि के व्यंजन संधि में हमने आपको एक नियम पढ़ाया है कि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद चा या जा आए तो ये तादा जो है वो जा बन जाता है। ऐसा आपको एक नियम पढ़ाया गया है। तो इसका अगर ये पहला वाला जा ताया दा के स्थान पर ना होगा तो इसको हम ताया दा बना के देखते हैं, अर्थात छोटा ओ और आधा जा को ता बनाइए चाहे दा बनाइए, तो ता हम फिलहाल बना दे रहे हैं। तो ये शब्द आपका बन रहा है, अर्थात यहीं से हमको पता चल जाता है कि हमारा खंड सही बन गया है। और इधर जो बचा है तो आधा जा है, वाह है और ला है। तो उत धन ज्वल, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। और प्लस के पहले हमको हलंत वाला अक्षर मिल रहा है, अर्थात व्यंजन का अक्षर मिल रहा है, इसलिए इसमें व्यंजन, अर्थात यदि ऑप्शन की बात करें तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन
तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो संधि है वो व्यंजन संधि है। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने अगले अर्थात 9वें क्वेश्चन को। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक विशेषण कि शिव का विशेषण क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की। शिव का विशेषण तो यार कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। क्या शिव का विशेषण शिवेश होता है? क्या शिव का विशेषण शंकर होता है? क्या शैव होता है या फिर शैल होता है? एक ऑप्शन हमारे बताने से पहले ज़रूर आप चुनिएगा और बाद में देखिएगा हमारा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर बात करते हैं शिव का जो विशेषण है वो परिनिष्ठित भाषा में व्याकरण के तरीके से, व्याकरण में कौन सा ऑप्शन फिर बैठेगा, कौन सा ऑप्शन 100% सही है। तो इसमें शिव का जो विशेषण होगा, शिव का विशेषण ना तो शिवेश होगा, ना तो शंकर होगा, ना शैल होगा। शिव का जो विशेषण होगा वो आपका शैव हो जाएगा। अर्थात हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा जो सही है इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने 10वें क्वेश्चन को कि 10वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है। हर श्रृंखला में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्रत्येक श्रृंखला को पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इससे लाभ जरूर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन हमसे पूछा गया है। तो तालव्य व्यंजन हमने आपको बताया था, एक सूत्र बताया था। सूत्र में आपको बताया था हमने एक शब्दावली है कतामू 2, ये हमने बताया था। इसको आप प्रत्येक का खा का वाली लाइन में टच कराएंगे तो आपको प्रत्येक स्पर्श स्थान अपने आप मिलता चला जाएगा। इसका एक बहुत ही खास वीडियो बनाया गया है, ज़रूर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेव है। तो का खा वाली लाइन में का से कंठ हो जाएगा, चा छा जा झा वाली में ता से तालु हो जाएगा, टाठा डाढ़ा रा में मुँह से मूर्धा हो जाएगा और ताथा दाथा ना में दा से दंत हो जाएगा और पाफा बाबा में वो से ओष्ठ हो जाएगा। ये आपका सूत्र बाकायदे समझाया गया है, वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो इस प्रकार यहाँ तालव्य व्यंजन पूछा गया है। तो का के बाद ता दूसरे स्थान पे है और काखा का घंगा के बाद चाछा जाझाइयाँ है। अब देखना है चाछा जाझाइयाँ किस लाइन में है। तो ऑप्शन ए में आपका है चा छा जा झा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि आपका ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए के सभी अक्षर तालव्य व्यंजन है। और नहीं याद है कुछ भी आपको तो वैसे आप जान सकते हैं, इसको बोल करके प्रैक्टिकल करके चा छा जा झा इयाँ बोलने पर हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है। तो इस तरह आपने हमारे वीडियो को देखा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे इसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।